आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जो एक हमारी जनरल स्टडीज की एक धमाकेदार सेशन चला रहे हैं, एक सीरीज चला रहे हैं फ्रेंड्स, जो कि हमारी एक सिलेक्शन सीरीज है। इसके अंदर में हम लोग बहुत सारी चीजें जो आप लोगों के एग्जाम के अंदर में डायरेक्ट पूछेंगी, आपके सिलेक्शन को कंफर्म कर सकती है, उस सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिए अगर आप लोगों को आवाज बराबर आ रही है, स्ट्रीमिंग भी आप सभी लोगों को बराबर है। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत, सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का स्वागत है। नो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर मैं कि आप लोगों के लिए कल एक खबर निकल कर सामने आई कि आप लोगों का जो भी अभी बिहार 7th फेज की जो भर्ती है आप लोगों की, ये जितने भी, ठीक है, जितने भी स्टेट्स है, अलग स्टेट्स है, अदर स्टेट्स है, उन सबके लिए भी ओपन कर दिया गया है। ठीक है, जो बाहर के बच्चे हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे वो यूपी का बच्चा हो, चाहे वो आप लोगों का कहीं और का बच्चा हो, सारे के सारे लोग अब इस फॉर्म को भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि अब आपने थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी है। कुछ लोग इसको लाइक करेंगे, कुछ लोग इसको डिसलाइक करेंगे। ठीक है, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग नजरिया है लोगों का देखने का। ठीक है, और ये तो अब बिहार वाले जो बच्चे हैं वही डिसाइड करेंगे कि आगे में मतलब बेसिकली होना क्या है। लेकिन अभी फिलहाल तक की जो अपडेट है आप लोगों की, ठीक है, फिलहाल तक की अपडेट यही है कि उन्होंने सबके लिए ओपन कर दिया है। नोटिफिकेशन, अधिसूचना भी उन्होंने जारी कर दी है कि भाई वो लोग जो है वो सबके लिए ओपन कर रहे हैं, तो सारे के सारे लोग भर सकते हैं अब इस फॉर्म को। तो जो बाकी के बच्चे हैं वो क्या करेंगे, अब जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करेंगे। और जो बाकी के बच्चे जो कर रहे हैं उन लोगों के लिए बता दूं, अगर वो लोग भी सोच रहे कि यार वो लोगों ने भी पढ़ना है, वो लोगों ने भी करना है, तो बस भाई आप लोगों को क्या करेंगे, आप लोग भी मेहनत करेंगे, मेहनत करना चालू करेंगे, क्योंकि बाकी के बच्चे तो है वो ऑलरेडी पढ़ने स्टार्ट कर चुके हैं वो लोग। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं हमारे क्वेश्चन के साथ में, हमारा पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आपको बताना है बिहार की राजधानी पटना को कितने जिले स्पर्श करते हैं। ये आप लोगों के बीपीएससी के अंदर में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। जल्दी जल्दी से जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक एंड शेयर कर देंगे सेशन को, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों को मोटिवेशन के साथ में पढ़ा सकूं। ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग इस सेशन को लाइक कर देंगे, ताकि ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए जा सके। तो बिहार की राजधानी है पटना, और पटना को कितने जिले स्पर्श करते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि 9 जिले स्पर्श करते हैं, 9 डिस्ट्रिक्ट स्पर्श करते हैं इसको। ठीक है, तो आप लोग देखिए ये है पटना, कौन कौन से जिले हैं। आप लोगों से ये पूछ रहा हूं मैं कि कौन सा वाला जिला जो है वो बिहार पटना को स्पर्श नहीं करता। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग बताइए। सारण, ठीक है, मैं आप लोगों से लिखता हूँ यहाँ पर, मैं बताइए। सारण, ठीक है, जमुई, बेगूसराय, ठीक है, किशनगंज। आप बताइए मुझे कि कौन सा वाला जिला है जो इसमें से, ठीक है, कौन सा जिला या कौन से जिले ऐसे जो इसको स्पर्श नहीं करते हैं, बिहार की बॉर्डर को टच नहीं करते हैं। 9 तो आप लोगों ने बता दिया, लेकिन इनमें से कौन सा वाला नहीं करता, ये भी क्वेश्चन आ सकता कि नहीं आ सकता, ये क्वेश्चन आ सकता कि नहीं आ सकता, जल्दी से बताइए, आ सकता कि नहीं आ सकता ये क्वेश्चन आप लोगों का। ऐसा भी जब ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, आ सकता है ये भी क्वेश्चन आप लोगों का। तो आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि यहाँ पर मैं, आप लोग देखिए कि बेगूसराय टच करता है, सारण टच करता है आप लोगों का, यहाँ पर मैं जमुई टच नहीं करता और किशनगंज टच नहीं करता। ठीक है, तो जमुई भी टच नहीं करता है और किशनगंज भी टच नहीं करता है, तो जमुई काट दो यहाँ से और किशनगंज काट दो यहाँ से। सारण और बेगूसराय टच करते हैं यहाँ पर में। ठीक है, तो ऐसे करना था। मुझे पता था कि जब 2 ऑप्शन दूंगा मैं यहाँ पर मैं, तो बच्चा एक ही आंसर लगाएगा, कोई भी वो ये नहीं देखेगा कि जमुई भी टच नहीं करता करके, वो किशनगंज लगा देगा। हाँ, किशनगंज तो सबसे पूरब में लगा दो करके। अरे मेरे लाल, लगा दो, लग जाएंगी लगा के। तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर मैं प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर मैं मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा आप लोगों का आंसर, अगर 5 आते हैं तो। समझ गए, यहाँ पर मैं करा दूं ऐसे सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को, ऐसे कर करके जल्दी से मुझे बता देंगे। यहाँ पर मैं सभी लोग हाथ ऊपर करके बता देंगे, जितने लोग चाहते हैं इस तरीके से और करवा दूं क्वेश्चन। लाइक भी हो जाना चाहिए। यहाँ पर मैं 1300 लोग देख रहे हैं सभी लोगों का। 9 जिले हैं आप लोगों के, कौन कौन से जिले हैं जो आप लोगों के करते हैं, तो वो आपने याद रखना है। यहाँ पर मैं पूजा चौहान जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है ये कलर वगैरह करने का काम जो उन्होंने किया है, ठीक है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि बच्चों को आसानी से ये चीजें दिख सके। ठीक है, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर, ये जिले ऐसे 9 जो टच करते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोगों के। आपको बताना है बिहार में पहली नवपाषाण संस्कृति कहाँ पर में देखने के लिए मिलती है।
देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो आदि मानव थे, ठीक है, ये मान लीजिए राजू है हमारा, नंगू पुंगू राजू, ठीक है, और ये हमारे पूर्वज है, ठीक है, जो जंगलों में घूमते थे, पढ़ना लिखना भी नहीं आता था इन लोगों को, बिहार 7 फेज में भी एलिजिबल नहीं थे ये लोग, ठीक है, नंगू पुंगू थे। तो इस फेज को हम तीन पार्ट में बांट सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट में। एक को कहा जाता है आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण का मतलब होता है पैलियोलिथिक काल। एक होता है आप लोगों का मध्य पाषाण काल, ठीक है, जिसको मेसोलिथिक बोला जाता है, मेसोलिथिक। और एक होता है नवपाषाण, जिसको नियोलिथिक बोला जाता है, नियोलिथिक। तो नियोलिथिक काल की कौन सी जगह है जो बिहार में पाई गई है और कौन से जिले में है वो? अब मैं आप लोगों से वो जिला भी पूछूंगा, मेरे को वो जिला भी चाहिए कि कौन से जिले में है वो साइट। यहाँ पर मैं सिर्फ एक आंसर लगा के काम नहीं चल जाएगा। यहाँ पर मैं जितने लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से एक बार लाइक का बटन दबा देंगे, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों को बहुत सारी जानकारी भी देता रहूं यहाँ पर मैं, ठीक है, सभी लोग जल्दी जल्दी से। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोगों का चिरांद हो जाएगा। ये याद रखना आप लोगों ने, चिरांद। बिहार की पहली नवपाषाण संस्कृति आप लोगों को कहां पर में मिली थी? चिरांद के अंदर में मिली थी आप लोगों को। और ये जो चिरांद नाम की जगह है आप लोगों को ये मिलेंगी सारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, नियोलिथिक साइट। मैंने आपको बताया ना, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक साइट जो सबसे पुराने वाले लोग थे हमारे, सबसे पुराने वाले पूर्वज, ठीक है, सबसे पुराने वाले पूर्वज, उनकी जगह मुंगेर और नालंदा में मिली आप लोगों को। उनके सबूत आपको मुंगेर और नालंदा में, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में और नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। भाई आपको नियोलिथिक साइट की बात करूं, नवपाषाण युग की, मतलब इस समय की बात, ये वाले समय की बात, नवपाषाण की, ये बहुत पुराना है, ये उससे नया है और ये सबसे नया है। तो नवपाषाण युग के सबूत आप लोगों को चिरांद में और छेछर वैशाली के अंदर में मिलते हैं। ये चीज याद रखनी है। इसके क्वेश्चन भी करना चाहते हो आप लोग, हाथ ऊपर करके बता देंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, आने वाले लेक्चर्स के अंदर में इसको भी मैं करवा दूंगा आप लोगों को पूरा का पूरा, ताकि 1 नंबर कंफर्म हो जाए और आप लोग बहुत सारे लोगों से आगे बढ़ जाए, ठीक है। मेरे को यहाँ पर में जल्दी जल्दी से करते रहिए, यहाँ पर में सभी लोग आंसर करते रहेंगे और लाइक और कमेंट करके भी बताते रहेंगे कि जी हाँ सर, करवाते रहिए, करवाते जाइए इस तरीके से और भी, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के, आपको बताना है, ये क्वेश्चन आज ही मैंने कराया पेड क्लास में, अभी जस्ट आधा घंटा पहले। कितने लोग थे पेड क्लास के अंदर में? अभी आधा घंटा पहले मैंने ये क्वेश्चन करवाया, आप लोगों को ये पॉइंट करवाया था और बिल्कुल याद करा दिया था आप लोगों को। निम्न में से कौन बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने हेतु मौजूदा राष्ट्रपति अब्दुल हामिद की जगह लेंगे, या फिर ले लिए उन्होंने? बेसिकली 22वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है? ठीक है, धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, कोई सुनना ले, ठीक है, चुप, अरे बाबा चुप, ठीक है। देखो क्या बात है, मतलब यहाँ पर मेरे बच्चों ने आंसर कर दिया, क्योंकि उनको पता है। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है, यहाँ पर मैं याद भी करवाया था आप लोगों को, और मैंने कहा था कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है वो पता करके आना 12 बजे वाली क्लास में। आपको टारगेट भी दिया था, मजेदार क्लास हुई थी अभी हमारी, अभी 11 बजे, अभी थोड़ी देर पहले, इस क्लास के पहले, पेड क्लास के अंदर में, है ना। चलो बताओ कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है, वो भी बता दो। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, ठीक है। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू जो है फ्रेंड, बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। और मैंने आपसे पूछा था कि बांग्लादेश की महिला प्रधानमंत्री है शेख हसीना, ठीक है। बहुत सारे लोग टाइप कर रहे हैं, मतलब आप लोगों ने बिल्कुल अपना होमवर्क किया है। मैंने आपसे कहा था होमवर्क करने, आप लोगों ने किया है, बहुत बढ़िया। कांग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को। यहाँ पर में 1500 से ज्यादा बच्चे यहाँ जुड़ चुके हैं, 700 के करीब लाइक्स भी आप लोगों ने कर दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड कांग्रेचुलेशन यू एज वेल, याद करने के लिए। तो याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो। अभी आप लोगों को याद करवाया था, याद करो, ये पढ़ाया मैंने अभी आप लोगों को कि मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, ठीक है, ये बांग्लादेश के 22वें नंबर के जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड, जितने भी लोग हैं अभी भी जो जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में पढ़ाई करना चाहते हैं, अभी भी मौका है आपके पास में पढ़ने का। अभी भी आप लोग चाहो तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। 6 मंथ का या 1 साल का जो भी आप लोगों ने कोर्स लेना है, जितना भी आप लोग पढ़ना चाहते हो वो आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर में 76 11 101 101 ये नंबर है, इस पर कॉल कर लो आप लोग, या फिर 9697 888 444, ठीक है, इस पर कॉल कर लो आप लोग। अगर कॉल बिजी आता है तो व्हाट्सएप कर दो आप लोग, आप लोगों से टीम कांटेक्ट कर लेंगी। पढ़ना चाहते हो अगर आप लोग इसके साथ में, टीम के साथ में, टीचिंग परीक्षा के साथ में, ठीक है। या फिर टीचिंग परीक्षा का ऐप डाउनलोड कर लो, टीचिंग परीक्षा लिख लो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर में, सिंपल से कम कर लो, सिंपल से आप लोग कर लो, वहां पर में आपका काम बन जाएगा। वहां पर में आपको, वहां पर में सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है द मिनरल फाउंड इन हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन के अंदर में कौन सा वाला खनिज पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा वाला, ठीक है, हीमोग्लोबिन के अंदर में कौन सा वाला खनिज पाया जाता है, ठीक है।
हीमोग्लोबिन के अंदर में कौन सा खनिज पाया जाता है? मिनरल फाउंड इन हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज सोडियम, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम। हीमोग्लोबिन के अंदर में तो याद रखना फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन के अंदर में बेसिकली लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, अगर आपके बॉडी के अंदर में हीमोग्लोबिन की कमी है तो आपके अंदर में बेसिकली आयरन की कमी है। अगर आयरन की कमी है तो आप लोग जो है हीमोग्लोबिन की कमी से रहोगे। ठीक है, ये याद रखना है। हीमोग्लोबिन कौन से वाले जो है आप लोगों के बॉडी की सेल्स में पाया जाता है? अब ये क्वेश्चन है, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, RBC या प्लाज्मा? चलो अब बताओ मेरे को, ये क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। मुझे बताओ कि किस में आता है, यहाँ पर में किसमें पाया जाता है? बताओ। वेरी गुड, RBC के अंदर में, रेड ब्लड सेल्स के अंदर में पाया जाता है। ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, हीमोग्लोबिन आप लोगों का, हीम का यहाँ पर में मतलब ये आयरन आप लोगों का। ठीक है, Fe, फेरस। अच्छा, स्टैंडर्ड जो है आप लोगों का 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर में कितना मिलीग्राम जो है हीमोग्लोबिन होना चाहिए? नेचुरल जो आप लोगों की बुक में दिया है 14.5, ये भी लिख दो आप लोग। 14.5 मिलीग्राम जो है ब्लड होना चाहिए आप लोगों का 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर में। ये आपका आइडियल माना जाता है। ठीक है, आइडियल माना जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग? ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग करेंगे। बताओ जल्दी जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? देखते हैं कितने लोगों ने आज का लेक्चर अटेंड किया था। आज ही पढ़ाया है मैंने आप लोगों को पेड क्लास के अंदर में, आज 11 बजे वाली क्लास में, और आज 9 बजे फिर से क्लास होंगी आप लोगों की पेड के अंदर में करंट अफेयर की। हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो आप लोग। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे सभी लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पर में जितने भी बच्चे हैं मैक्सिमम जो है आंसर्स कर रहे हैं यहाँ पर में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बच्चों ने आज की क्लास ली थी, ठीक है, वो बच्चे तो बिल्कुल सही आंसर कर ही देंगे, जितने भी बच्चे क्लास के अंदर में थे आज के। लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? BVR सुब्रमण्यम, ये CEO बने हैं। ठीक है, हम लोगों ने पूरा का पूरा देखा है आज। तो आज हमने देखा कि चेयरमैन कौन है। ठीक है, चेयरमैन बताओ जल्दी से, नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? नीति आयोग के चेयरमैन कौन है आप लोग बताएंगे। वाइस चेयरमैन कौन है? वाइस चेयरमैन, ठीक है, मेरी बेरी के बेर मत छोड़ो, तोड़ो नहीं तो कोई कांटा चुभ जाएगा। आप लोगों को गाना गा के भी याद करवाया था मैंने, है ना, गाना गा के याद करवाया है यार आज पेड क्लास के अंदर में आप लोगों को, तो बिल्कुल अब तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, और CEO ये भी बता देंगे आप लोग। ये तीनों के तीनों याद रखना है आप लोगों ने। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बात आप लोगों की कि चेयरमैन जो है हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री रहेगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट जो है फ्रेंड्स वो अपॉइंट किया जाता है, और वो है सुमन बेरी। ठीक है, सुमन बेरी, सुमन बेरी। मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो नहीं तो कांटा चुभ जाएगा, और कांटा चुभ जाएगा तो वाइस आएंगी, वॉइस आएंगी, आवाज आएंगी, उई करके। ठीक है, बेरी। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, लर्न इज लाइफ वो अलग अलग समय पे, मतलब जब भी लाइव होती है वो इन्फॉर्म हो जाता है, आपको नोटिफिकेशन चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। CEO, अरे ये CEO आप लोगों का कहना है BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, सुब्रमण्यन। हो गया रिवाइज आप लोगों का पूरा आज बढ़िया से, मस्त पैकी 2 बार। अब आप लोग देखो कितना बढ़िया से आप लोग कर लोगे यहाँ पर में, है ना। चलिए गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, 67% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था यहाँ पर में, और मोस्टली मुझे पता है कि जिन लोगों ने आज की क्लास देखी थी उन लोगों ने तो सभी लोगों ने सही आंसर दिया था, क्योंकि याद आप लोगों को करवाया था BVR सुब्रमण्यन। ठीक है, नीति आयोग के नए CEO। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, द कैपिटल ऑफ अंग महाजनपद। ठीक है, आज के कौन से वाले सिटी के अंदर में प्रेजेंट है अंग महाजनपद? बताइए जल्दी से, अंग महाजनपद, अंग महाजनपद। ठीक है, अंग महाजनपद की जो कैपिटल थी वो आपको आज कहाँ मिलेंगी? पहली बात तो अंग महाजनपद की कैपिटल थी क्या? कैपिटल क्या थी? ठीक है, अंग महाजनपद की कैपिटल, अंग महाजनपद की कैपिटल क्या थी? तो अंग महाजनपद की कैपिटल थी चंपा। सुन चंपा, सुन तारा, चंपा। ठीक है, चंपा। और ये जो चंपा नाम की जगह है आज आपको कहाँ मिलेंगी? ये चंपा नाम की आपको जगह मिलेंगी फ्रेंड्स आज के भागलपुर के अंदर में। आज का जो भागलपुर का इलाका है वहां पर में आप लोगों को मिलेंगी। अंग महाजनपद की कैपिटल चंपा थी और आज के भागलपुर में मिलेंगी। ये आपके SCERT के अंदर में दिया हुआ है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, SCERT के अंदर में दिया हुआ है। ओके,
चलिए, तो आप लोगों के तीन जो टोटल आपके 16 महाजनपद थे पूरे भारत के अंदर में, ये जो आप देख पा रहे हो पूरे भारत में जो 16 महाजनपद थे, जिनमें से 3 महाजनपद बिहार के अंदर में थे। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद बिहार में थे। ठीक है, तो मगध, अंग और वज्जी, मगध, अंग और वज्जी, ये 3 महाजनपद जो है बिहार के अंदर में थे। मगध महाजनपद की राजधानी थी राजगृह पहली वाली, और दूसरी वाली राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, तो पाटलिपुत्र भी थी उसकी राजधानी एक, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र दूसरी थी, सेकंड नंबर की, फर्स्ट नंबर की राजगृह थी। पहले नंबर अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा, और वज्जी की थी वैशाली। देखिए फ्रेंड्स, 16 महाजनपद हुआ करते थे, 16 महाजनपद, ये याद रखना है आप लोगों ने। हमारे भारत में आज से करीब 2500 साल पहले 16 महाजनपद, बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे। ठीक है, जिसमें से केवल 3 महाजनपद बिहार में थे। तो आज का चंपा है, ठीक है, वो बंगाल और बिहार के इलाके के अंदर में फैला हुआ था। ज्यादातर हिस्सा बिहार के अंदर में आता था। बिहार का भागलपुर का जो इलाका है वहां पर में उनकी कैपिटल थी चंपा में। ठीक है, चंपा नाम की कैपिटल। ये पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को दे दूंगा मैं, अंग, मगध, ठीक है, काशी, वत्स, वज्जी, कौशल, सब पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, आप लोगों को पता ही है कि जो यूट्यूब की क्लासेस की पीडीएफ है वो पेड क्लास के अंदर में ऑलरेडी आप लोगों को डाल देता हूँ मैं वहां पर में, ताकि आप लोग वहां रिवाइज कर सको। ठीक है, तो वहां पर मैं आप लोगों को जो पीडीएफ मिल जाएंगी तो उसमें से भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ओके। कॉमन नेम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इज, एस्कॉर्बिक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है फ्रेंड्स, इसका नाम है विटामिन सी। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है ये ऑलरेडी आप लोगों के साथ में जो है फ्रेंड्स, मैंने दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में शेयर की हुई है। दानिश शेख, DANISH दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है इसके ऊपर में शेयर की हुई है, आप उसके ऊपर में देख सकते हो, वापस से भी शेयर कर दूंगा। ओके, तो विटामिन ए जो है आप लोगों का, इसको रेटिनॉल कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रेटिनॉल कहा जाता है आप लोगों का। उसके बाद में अगर मैं विटामिन B1 की बात करूं, थायमिन, जो चावल का जो होता है ना आप लोगों का ऊपरी कवच, उसके ऊपर में पाया जाता है ये आप लोगों का। और अगर आप पॉलिश चावल खाओगे तो थायमिन की कमी हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर में। ठीक है, बात हो रही थी आप लोगों की यहाँ पर में एस्कॉर्बिक अम्ल किसको कहते हैं, तो एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं विटामिन सी को। ये याद रखना है आप लोगों ने, विटामिन सी को। स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है, ठीक है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, उसमें से खून निकलने लगता है एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी के कारण। तो मसूड़ों का फूलना, स्कर्वी वगैरह वाला रोग होने लगता है आप लोगों को ये। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। एक रोग है आप लोगों का रतौंधी, किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण। और बेरी बेरी नाम का जो रोग है आप लोगों का, ठीक है, वो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। ये बेरी बेरी भी पूछा जाता है आप लोगों से, बेरी बेरी, ठीक है, विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स है आप लोगों के, प्लीज लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से यहाँ पर मैं सभी लोगों का लाइक का बटन दब जाना चाहिए, ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन के साथ में आप लोगों को पढ़ाने के लिए एक प्रेरणा मिले, एनर्जी के साथ में पढ़ाने के लिए प्रेरणा मिले। तो जितने भी लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे यहाँ पर मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूँ पढ़ाने में आप लोगों को। आप लोग भी जो है यहाँ पर मैं अपना अपना जो है कंट्रीब्यूशन देंगे, सभी के सभी लोग यहाँ पर मैं, जितने लोग देखे, कांग्रेचुलेशन सभी को फ्रेंड्स, 1000 कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पर मैं लाइक्स, और सभी के सभी लोग यहाँ पर मैं अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते रहेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। मैं देखूंगा यहाँ पर मैं कि कितना मुझे फिर मेरे को मेरा वाले एनर्जी यहाँ लगानी है। आप लोगों के रिस्पॉन्स से ही पता चलेगा कि मुझे मेरी कितनी एनर्जी लगानी है। ठीक है, नेपाल से हूँ मैं, फॉर्म भर सकता हूँ क्या? हमारे यहाँ भी प्रधानमंत्री की सीट खाली है। सुभाष कुमार जी, क्या मजाक कर रहे हो यार आप भी ना। ठीक है, चलो। नाउ फ्रेंड्स, which was the first capital of ancient महाजनपद मगध? प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये क्वेश्चन का आंसर जिसने कर दिया ना, उसको फ्रेंड्स एक एक जो है आप लोगों की वो चॉकलेट आती थी, ठीक है, आप लोगों की इक्लेयर्स चॉकलेट, ठीक है, वो, और वो भी खुद के पैसों से। ये आपका 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था और ये सभी को करना है।
सभी लोगों को आंसर करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इसको बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे सभी लोग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? प्राचीन मगध महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? भाई लोग, पाटलिपुत्र सेकंड नंबर की थी, यहां से प्रथम राजधानी पूछा है। तो पहली वाली राजधानी थी उनकी राजगीर, ठीक है, राजगीर या फिर राजगृह जिसको बोला जाता था, ठीक है। और दूसरी वाली थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र दूसरे नंबर की थी। यहाँ पर मैं प्रथम वाली पूछा था, फर्स्ट वाली उन्होंने, तो यहाँ पाटलिपुत्र आंसर नहीं होगा, वैशाली, चंपा, अंग नहीं होगा, आंसर होगा नन ऑफ दी अबव। ई आंसर इसका होगा यहाँ पर में आप लोगों का, क्योंकि ऑप्शन दिया ही नहीं है आप लोगों का इसके अंदर में, ठीक है। तो याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, प्रथम राजधानी बोला है तो राजगीर होगा और दूसरी वाली पाटलिपुत्र थी, तो यहाँ पर में आंसर नन ऑफ दी अबव है इसका, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, नन ऑफ दी अबव। तो जितने भी लोगों ने सही आंसर दिया है, सही लगाया था अपने मन में, उन लोगों ने सोच लिया था, वो अपने अपने पैसे से 1-1 रुपए की क्लियर्स लेकर खा सकते हैं, ठीक है। चलो, तो गिरिब्रज या फिर राजगीर या फिर इसको गिरिव्रज भी बोला जाता था, गिरिव्रज, ठीक है, इसको गिरिव्रज भी बोलते थे आप लोग, गिरिव्रज या राजगीर एक ही बात है, वो एक ही इलाका है वो, ओके। चलो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताया मैंने कि ये लिस्ट आप लोगों को जब मैं वो पेड क्लास में आप लोगों के साथ में जो पीडीएफ शेयर करता हूँ, जितने भी बच्चे पेड वाले उन लोगों के साथ में, तो उनको वहां पर में वो मिल ही जाएगा ये। बाकी आप लोग चाहोगे तो मैं दानिश एक टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में भी इसको शेयर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के आपको बताना है कि बाय हुम द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वैशाली वाज एस्टेब्लिश्ड। देखो, वैशाली का, ठीक है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा, ठीक है, स्थापित किया गया था। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ बात क्या थी। बात ये है, ठीक है, अपने तक रखना बात, किसी को बताना मत, ठीक है, यहाँ पर मैं रखो बात को। बात ऐसी थी कि यहाँ पर मैं जो है ना, यहाँ पर मैं छोटे छोटे गणराज्य हुआ करते थे, गणराज्य, गण जनपद बोलते थे जिनको। उन लोगों ने क्या किया, उनमें से सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली जनपद था वो था लिच्छवी। उसने बोला आसपास वाले जनपदों को कि भाई देखो, बड़े बड़े महाजनपद बन गए, तुम पर हमला कर सकते हैं, मेरे पे भी हमला कर सकते हैं। अपन लोगों को क्या करना चाहिए, अपन लोगों को जो है ना यूनाइट हो जाना चाहिए, अपन लोगों को, अपन भी मिलकर एक महाजनपद बनाते हैं। तो लिच्छवी और 7 और मतलब टोटल 8 जनपदों ने मिलकर एक महाजनपद बनाया, जिसको आप लोग जो है क्या बोलते हो, ठीक है, बताओ क्या, कौन सा जनपद बोलते हो? वज्जी महाजनपद बोलते हो, वज्जी महाजनपद। उसका लीडर कौन था वज्जी महाजनपद का? लिच्छवी था, लिच्छवी गण या लिच्छवी जनपद जो था वो इसका लीडर था, ठीक है। लिच्छवी की राजधानी थी वैशाली, जो वज्जी महाजनपद की भी राजधानी बनी, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये पूरे दुनिया का पहला गणतंत्र था, पूरे दुनिया का पहला गणतंत्र भारत में स्थापित हुआ था। वैसे वेस्टर्न लोग बोलते हैं कि एथेंस जो है पहला गणतंत्र था। अरे भाई, तुम्हारा गणतंत्र इतना बाद में बना, पहले हमारे यहाँ बन गया था 2500 साल पहले, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, याद रहेंगे आप लोगों को ये चीज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में डी इज द करेक्ट आंसर, लिच्छवी। लिच्छवी लोगों के अंदर में ही यहाँ पर में जो है ये हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, आरबीसी जो ह्यूमन बॉडी के अंदर में होता है, उसका लाइफ स्पैन कितना होता है? जल्दी जल्दी से बताइए। 2000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और 1200 से ज्यादा लाइक भी कर दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इन ह्यूमंस? मानव में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? जी, तो देखिए, रेड ब्लड सेल्स जो है आप लोगों के फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से कहा गया भाई, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं आप लोगों के, अगर इसकी बात करेंगे फ्रेंड्स हम लोग, तो रेड ब्लड सेल्स जो है 120 दिन तक जो है वो आपके बॉडी के अंदर में जिंदा रहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करेंगे तो 13 से 20 दिन तक वो जिंदा रहते हैं। और प्लेटलेट्स जो होते हैं आपके बॉडी के अंदर में, ठीक है, जो खून के थक्के जमाने में मदद करते हैं, ठीक है, वो आप लोगों के जिंदा रहते हैं 8 से 9 दिन तक, ठीक है। तो प्लीज ये याद रखना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एटलीस्ट लाइफ स्पैन याद रखिए आप लोग, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरबीसी सबसे लंबे समय तक जिंदा रहते हैं, 120 दिन तक। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, अगर आपका खून निकलने लगे लाल लाल कलर का तो उसको बोलना अरे यार बड़ा दुख हुआ यार, तेरी असमय मृत्यु हो गई। तो को पता है तू 120 दिन तक रह सकता था। वो ना वो जो है यहाँ पर मैं गधा, ठीक है, यहाँ पर मैं स्क्रैच मार के चला गया, तेरे को वो रह सकता था अंदर 120 दिन तक जिंदा। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी को क्या ही बताओगे आप, वो तो आपको दिखेगा नहीं, तो फिर तो उसको छोड़ ही दो बेचारे को। ठीक है, तो 120 दिन तक लाल रक्त कोशिकाएं जो है आप लोगों की जिंदा रहती है। डब्ल्यूबीसी 13 से 20 दिन तक, और प्लेटलेट्स जो होती है 8 से 9 दिन तक रहती है आप लोगों की जिंदा। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर में ही पाया जाता है आप लोगों का। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, एक कहानी है, पौराणिक कथा है आप लोगों की, आपकी एससीईआरटी बुक के अंदर में दी गई है। उसके अंदर में आप लोगों को बताया गया है कि विश्वामित्र जो थे, जिन्होंने मतलब आपको बता दूं कि ऋषि विश्वामित्र जो है वो भगवान राम के गुरु भी माने जाते हैं। ठीक है, भगवान राम के गुरु माने जाते हैं। इसके अलावा वो मेनका नाम की एक सुंदरी थी, अप्सरा थी, जिसको भेजा गया था स्वर्ग से इनकी तपस्या को भंग करने के लिए। ओके, तो ये सारी की सारी जो पूरी कहानियां हैं या जो भी पौराणिक कथाएं है बेसिकली आप लोगों की, ये विश्वामित्र के आसपास घूमती है, विश्वामित्र के। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो ऋषि विश्वामित्र थे, ठीक है, इनका आश्रम कहाँ पर में, आज के कौन से इलाके के अंदर में बताया जाता है, तो आज के बक्सर के इलाके में बताया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि ये बक्सर का आज का जो इलाका है वहां पर में उनका जो है वो हुआ करता था। ये आपके एससीईआरटी के अंदर में एक कहानी दी गई है। ठीक है, वहां पर में आपका पाया जाता था। तो गंगा के तट के पास में बक्सर के अंदर में उनका था। ये राम ने इन्हीं से शिक्षा हासिल की थी। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, यहीं पर भगवान राम ने। ठीक है, चलो ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के आपको बताना है कौन सा विटामिन फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। फॉलिक एसिड, जी हाँ, गायत्री मंत्र की रचना इन्होंने ही की थी। ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना इन्होंने ही की थी, ऋषि विश्वामित्र ने, तपस्या करते हुए। इंद्र ने इनकी तपस्या को भंग करने के लिए मेनका को भेजा था। ठीक है, रंभा को भी भेजा था, लेकिन रंभा को इन्होंने जो है ना शाप देकर ठिचुक करके जो है वो मूर्ति बना दिया था, पत्थर की मूर्ति बना दिया था रंभा को। ओके, फिर बाद में उन्होंने मेनका को भेजा। मेनका जो है आई मस्त पैकी ऐसे करते हुए, ऐसा मस्त पैकी। ठीक है, वो कामदेव और रति, जो कामदेव और रति जो है वो मतलब इमोशंस के देवता वगैरह माने जाते हैं। उनसे पहले जाके उन्होंने प्रार्थना की कि हे कामदेव और रति, मैं जा रही हूँ, प्लीज थोड़ा सा देख लेना, संभाल लेना, मतलब विश्वामित्र के ऊपर में तीर मार देना करके थोड़े से आपके। उन्होंने तीर मारा विश्वामित्र के, मतलब प्यार वाले तीर मारे। विश्वामित्र ने देखा मेनका को, उनको मोहित हो गए वो उनके ऊपर में, और अपनी तपस्या छोड़ दी थी। उनकी बेटी हुई थी एक, ठीक है, शकुंतला नाम था उनकी बेटी का, मेनका और विश्वामित्र की। लंबी कहानी है, बताऊंगा कभी। ठीक है, चलिए, कौन सा विटामिन फोलिक एसिड के रूप में जाना जाता है, तो फोलिक एसिड के रूप में जाना जाने वाला है जो है आप लोगों का फ्रेंड्स, याद रखना, विटामिन B5 नहीं है आप लोगों का। ठीक है, विटामिन B9 है, ये याद रखना है आप लोगों ने। विटामिन B जो 9 है फ्रेंड्स, इसकी गोलियां आप लोगों को दी जाती है, ये याद रखेंगे आप लोग खाने के लिए कई बार। तो विटामिन B9 जो है आप लोगों का, ये फॉलिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। एनीमिया के अंदर में बेसिकली काम आता है ये। ठीक है, यहाँ पर मैं आप देख सकते हो फॉलिक अम्ल आपका विटामिन B9। ठीक है, दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है, सिंपली वो सर्च करना आप लोग टेलीग्राम के ऊपर में, आपको मिल जाएगा, या यूट्यूब पे जहाँ भी आपको सर्च करना है, गूगल पे सर्च करना है, सर्च कर लेना दानिश शेख सर, मिल जाएगा आपको। तो विटामिन B9 फॉलिक अम्ल जो है आपका एनीमिया के अंदर में काम आता है, इसी वजह से स्पेशली लड़कियों वगैरह को दिया जाता है। ठीक है, काफी सारी लड़कियों को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके बाद में उनके बॉडी के अंदर में खून की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर्स इसको रिकमेंड करते हैं कि ये लीजिए, आपको जो एनीमिया, जो ब्लड लॉस हो गया है, या फिर जो हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है बेसिकली, जिसके कारण उनको थोड़ा सा एक जो है लुस्तपना जो लगता है, थोड़ा सा आलस टाइप का लगता है, वो भी ऐसा नहीं है दिमाग से आलस लग रहा है, एक्चुअल में बॉडी के अंदर में जो आलस लगता है, उसके लिए ये गोलियां रिकमेंड की जाती है फोलिक एसिड की। ठीक है, चलिए, ये याद रखना है आप लोगों ने। बाकी जो है फ्रेंड्स, विटामिन B5 को पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है, और विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। B3 और B5 को पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, ये भी आप लोग याद रख लेना। ठीक है, जी हाँ, शकुंतला की शादी दुष्यंत से हुई थी, उनके बेटे का नाम भरत था। अरे पूरी की पूरी स्टोरी सुना सकता हूँ आगे में, कोई बात नहीं है, आ जाना कभी भी। ठीक है, वर्धमान महावीर का जन्म जो है किस स्थान पर हुआ था, ये बताइए आप लोग। गया, कुंडग्राम, कपिल वस्तु, पाटलिपुत्र। ठीक है, वर्धमान महावीर का जन्म किस स्थान के ऊपर में हुआ था?
बताइए जल्दी जल्दी से, और एक बार लाइक भी कर देंगे फ्रेंड। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे ताकि एनर्जी के साथ में ऐसे ही और भी सेशंस लिए जा सके आप लोगों के लिए। देखिए वर्धमान महावीर जो है ये कितनेवें नंबर के जैन तीर्थंकार थे? तो ये 24वें नंबर के तीर्थंकार थे, 24th नंबर के। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। इनका जन्म जो है फ्रेंड्स ये कुंडग्राम नाम की एक जगह के ऊपर में हुआ था। ठीक है, कुंडग्राम नाम की एक जगह पे, ठीक है, बिहार में कुंडग्राम नाम की जगह के ऊपर में हुआ था, याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा जैन परंपरा के अनुसार, ठीक है, 24 तीर्थंकार हुए हैं। ठीक है, 24 तीर्थंकार हुए, ऐसे ऐसे करते करते 24। तो ये 24वें और आखिरी नंबर के तीर्थंकार थे। आपको 23rd नंबर के तीर्थंकार का नाम याद रखना है, 23rd नंबर के, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 23rd नंबर के जो तीर्थंकार थे उनका नाम आप लोग बताइए मुझे, कोई बता सकता है यहाँ पर? मैं 23वें नंबर के तीर्थंकार का नाम क्या था? ठीक है जी, तो पार्श्वनाथ जो है फ्रेंड्स याद रखना है आप लोगों ने। पार्श्वनाथ जो है आपके 23rd नंबर के तीर्थंकार थे, 23rd नंबर के। ये काशी या बनारस से बिलोंग करते थे, काशी या बनारस के राजकुमार थे ये, काशी या बनारस के राजकुमार थे ये। ठीक है, पार्श्वनाथ, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ओके, इंपॉर्टेंट है। तो पार्श्वनाथ 23वें नंबर के थे और उसके 250 साल के बाद में फिर 24वें तीर्थंकार वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था। 24वें और आखिरी तीर्थंकार माने जाते हैं ये। ऋषभ देव जो है ये पहले तीर्थंकार थे। आपको पूरे के पूरे याद नहीं रखने, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ बस वो याद रख लेना आप लोगों ने। ऋषभ देव, ठीक है, इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, आदिनाथ। ठीक है, ऋषभ देव या फिर आदिनाथ के नाम से जानते हैं पहले वाले को। 23वें नंबर वालों को जो है वो पार्श्वनाथ के नाम से जानते हैं, काशी या बनारस से थे ये, और आखिरी नंबर के थे वर्धमान महावीर। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि भाई इन्होंने जो है ये पार्श्वनाथ जो थे, इन्होंने सामेत शिखर जो कि झारखंड में, आज सामेत शिखर झारखंड की सबसे ऊंची चोटी, वहां पर में जो है वो तपस्या की थी उन्होंने, और उनको तपस्या करने के बाद में जो है उनको कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। एक चीज आपको बता दूं, जैनिज्म के अनुसार सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा ज्ञान, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। उसको कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, कैवल्य, ये याद रखना है आप लोगों ने, कैवल्य कहा जाता है, जिसके बाद में कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रह जाता। तो कैवल्य जो है ये सबसे बड़ा ज्ञान है, उसके बाद जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचता आप लोगों का। ठीक है, चलिए 1400 प्लस लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से इसको 1500 के पार पहुंचाना है। सभी लोग एक साथ जल्दी जल्दी से करते रहिए ताकि मुझे लगे कि हाँ यार, जितने बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ वो अपना अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, जो मेहनत करो बाकी लोग भी अपना अपने तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, महाबोधि टेम्पल किसने बनवाया था ये आप लोगों को बताना है, इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन का आंसर कीजिए, SCRT के अंदर में दिया हुआ है ये आप लोगों का, SCRT के अंदर में इसके बारे में जानकारी दी गई है, आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा आप लोगों का। रिवीजन इज द की, ये याद रखना है हमेशा जिंदगी में, याद रखना है रिवीजन इज द की। ठीक है, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा अच्छे से याद रहेगा जिंदगी के अंदर में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को फ्रेंड्स। एक बार फिर से 1500 लाइक्स आप लोगों ने, ऑल द बेस्ट कि आप लोगों का बढ़िया से ऐसे ही आप लोग जो मेहनत कर रहे हो, जो आप लोग सेशन को आगे बढ़ा रहे हो, उसके वजह से जो है आप लोगों का पेपर निकल जाए। गुड। तो फ्रेंड्स, महाबोधि मंदिर जो है ये आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स बोध गया में, बिहार के बोध गया के अंदर में मिलेगा, गया जिले के अंदर में। इसका निर्माण अशोका ने करवाया था, ये भी आप लोगों को याद रखना है, अशोका ने। ये वह जगह है जहां पर में गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, ये वो जगह है। ठीक है, ये भी याद रखोगे आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। देखिए यहाँ पर में अशोक जो थे फ्रेंड्स, इन्होंने 260 BC मतलब ईसा मसीह के जन्म के भी 260 साल पहले इसका निर्माण करवाया था। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, महाबोधि टेम्पल, मतलब यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर घोषित किया हुआ है। बोला है कि दुनिया की जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बिल्डिंग है वो है ये, इसको बचाना बहुत जरूरी है, इसको बचाओ। ठीक है, तो इसके बचाव के लिए यूनेस्को पूरे दुनिया के अंदर में जो इंपॉर्टेंट चीजों को बचाता है वो खुद काम कर रहा है ये इसके लिए। ठीक है, महाबोधि टेम्पल। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी लोग नए जुड़े हैं उन लोगों, ठीक है, वंदना मिश्रा जी, उसके लिए आप वो कॉल कर लेना, टीम आपको बता देंगी। ठीक है, अगर कोई एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है टीपी का तो उसके लिए वो देख लेंगे कुछ ना कुछ, वो कॉल करके देख लेना।
एक विटामिन है जिसको अपनी गतिविधियों के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, कोबाल्ट जरूरी है सनम, और उसने अपना नाम ही कोबाल्ट के ऊपर में रख लिया, ठीक है। मैंने तेरा नाम रख लिया, ठीक है। वो क्या था गाना, तेरा नाम रख लिया ना, तेरा नाम रख लिया, समथिंग ऐसा कुछ था। तो कोबाल्ट की आवश्यकता होती है उसको अपनी गतिविधियां करने के लिए, तो कोबाल्ट के बिना वो जिंदा नहीं रह सकता। उसका है विटामिन B12, इसका नाम ही है साइनोकोबालामिन। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कोबालामिन जो है आप लोगों का, ये एक ऐसा विटामिन है, विटामिन B12 का नाम है कोबालामिन। ये कोबाल्ट के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसको कोबाल्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। B12 मैंने तेरा नाम रख लिया, हाँ सही बात है। कोबालामिन मैंने मेरा नाम रख लिया, सही बात है। जाने जाना दीवाना तेरा नाम रख दिया, चलो बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत सारे बढ़िया, आप लोग मतलब गाने देखते हो। कोबालामिन, तो ये प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग। विटामिन B12 कहा गया भाई, देखो कोबालामिन। अब ये साइको है, बोलते नहीं कि ये लड़का साइको हो गया है करके, पगला हो गया है ये लड़की बोलती है, लड़का जो है उसको शायरी सुनाता है, बोलता है कि मैं तुम्हारे प्यार में ये कर लूंगा, तारे ला दूंगा, ठीक है। वो अभी गाना भी आया है कि चांद तारे तोड़ लाऊंगा, लड़की बोलती हट पागल और शर्मा के चली जाती है। मतलब पागल मतलब साइको, यही तो होता है ना, पागल मतलब साइको, यही तो होता है। तो ये भी साइको है कोबाल के पीछे, विटामिन B12। तो साइको जो भी बोलना है आपने, साइनो या साइको बोल दो उसको, साइको कोबालामिन, साइनो कोबालामिन, वैसा वाला बस समझ लो, ठीक है। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर आप लोगों को साइनो कोबालामिन आ जाए, कोबालामिन, मैं बेसिकली बताना ये चाहता हूं कि अगर साइनो लगकर आ जाए तो भी कंफ्यूज मत होना, साइनो कोबालामिन भी उसी का नाम है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली नहीं होंगे। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? अजात शत्रु, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अजात शत्रु बिहार से रिलेटेड है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से बीपीएससी ने भी पूछ लिया था। अजात शत्रु जो है फ्रेंड्स, इसके पिता का नाम था बिंबिसार, बिंबिसार, ठीक है। इसके बेटे का नाम था उदयन, 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 ओके। तो अजात शत्रु ने क्या किया था, अपने पिता की हत्या करके जो है वो राजा बना था। फिर उदयन ने अजात शत्रु की हत्या करके राजा बना था। ये जो है फ्रेंड्स हरियंक वंश से बिलोंग करते हैं, हरियंक वंश से। मगध महाजनपद का पहला वंश हरियंक वंश, मगध महाजनपद का पहला वंश हरियंक वंश। अजात शत्रु ने ही फ्रेंड्स पहली बौद्ध परिषद आयोजित करवाई थी, पहली बौद्ध परिषद, बौद्ध परिषद। तो पहली बौद्ध परिषद किसने आयोजित करवाई थी, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो अजात शत्रु ने आयोजित करवाई थी, ठीक है। ये याद रखेंगे आप लोग। पाटलिपुत्र का निर्माण किसने किया था? पाटलिपुत्र का, तो पाटलिपुत्र का जो निर्माण है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। पाटलिपुत्र का जो निर्माण है ये किया था उदयन ने, पाटलिपुत्र का। ये भी आप लोग याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का, ओके। पाटलिपुत्र का निर्माण उदयन ने किया था, उदयन भी हरियंक वंश का था, हरियंक। इनको पितृ अंतक या पितृ हत्यारे भी कहा जाता है, पितृ अंतक वंश भी इसको बोलते हैं आप लोग, पितृ अंतक, पितृ अंतक, पितृ अंतक, क्योंकि पितृ की हत्या करने वाले थे। इनके अंदर में जितने भी हुए सारे लोगों ने पितृ की हत्या की है, या पितृ हंता या पितृ अंतक, पितृ हत्यारे ऐसा कहा जाता है इनको, ठीक है। पितृ अंतक या फिर पितृ हंतक हत्या की थी ना इन लोगों ने, सभी लोगों ने अपने अपने पिता की हत्या करने के बाद में बने थे ये, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये आप लोगों को याद रखना है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अजात शत्रु बिंबिसार का बेटा था। पहली बौद्ध परिषद इसने कहाँ आयोजित करवाई थी? राजगृह में, ठीक है, राजगृह के अंदर में, राजगृह में, ठीक है, इस तरीके से। और ये मैं बता दूं आप लोगों को कि जो पेड वाले स्टूडेंट है उन लोगों को आपको पता ही है कि पीपीटी मिल जाती है वहां पर में, तो वहां से आप लोग पढ़ भी सकते हो उसको, ठीक है। तो यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर में जो बौद्ध परिषद थी उसको वापस से डाल दिया गया है पूरा का पूरा, कि आप लोग देख लेंगे कहाँ कहाँ पर में है। इन्होंने इनका जो बेटा था अजात शत्रु का, वो उदयन था, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और उसको राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिन का संग्रहण करता है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि सभी लोग इसका आंसर करें, ठीक है। 2300 के करीब लोग यहाँ पर में जुड़ गए फ्रेंड्स, 1600 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं। ऐसे ही आप लोग लाइक एंड शेयर सभी लोग करते रहेंगे, और जो लोग बाद में देखते हैं यार वो लोग भी लाइक एंड शेयर करते रहा करो जल्दी जल्दी से। सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
वेरी गुड। तो आंसर जो है फ्रेंड्स, कौन सा अंग है जो वसा में घुलनशील? सबसे पहली बात तो आप लोगों का वसा में घुलनशील वाले जो है वो आपके कौन से वसा में घुलनशील वाले? कीड़ा, ठीक है, जो कीड़ा है, विटामिन के, ई, डी, ए, ये जो है ये आप लोगों के फैट में घुलनशील है। और ये सारे के सारे कहाँ पर में आप लोगों के स्टोर होते हैं? यकृत के अंदर में स्टोर होते हैं, यकृत के अंदर में। बाकी विटामिन बी का जो पूरा का पूरा परिवार है वो, और सी, ये जो बी, विटामिन बी और विटामिन सी है, ये किस में घुलनशील है? ये वाटर में घुलनशील है। और आपके सुसु की मदद से जो है ये वापस बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। जब हम उसको लेते हैं, सुसु करने जाते हैं, तो वो उसमें पानी में मिल जाते हैं और ये बाहर निकल जाते हैं, फिर आपको कंटिन्यूअसली उसको रिचार्ज करना पड़ता है। तो बी और सी जो है ये आपके यूरिन के वजह से बाहर निकल जाते हैं, इसी वजह से कंटिन्यूअस इसका इंटेक चाहिए होता है आप लोगों को। और के, ई, डी, ए लंबे समय तक जो है वो यकृत के अंदर में स्टोर होते हैं आप लोगों के फैट के अंदर में घुलकर यकृत के ऊपर में जाके जमा हो जाते हैं आप लोगों के, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा और विटामिन सी ये वाटर में घुलनशील है आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। द फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र वाज, तो बीपीएससी ने गोद लिया हुआ है इस क्वेश्चन को। ठीक है, बताइए। और मैंने आप लोगों से कहा भी है फ्रेंड्स कि रिवीजन इज द की, रिवीजन इज द की। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा आप लोगों का, ठीक है। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा, तो रिवीजन करते जाओ, फायदा लेते जाओ, सिंपल सी बात है। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर में पाटलिपुत्र का संस्थापक किसको माना जाता है, तो ये माना जाता है उज्जैन को। मेरे को बताओ उज्जैन कौन से वंश का था? उज्जैन का वंश बताएंगे आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे उज्जैन का वंश क्या है, ठीक है। 1700 से ज्यादा लाइक हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। बताइए जल्दी जल्दी से कि उज्जैन कौन से वंश का माना जाता है। एंशिएंट हिस्ट्री जो है गोपी शुभम जी, वो आपका ना मिसलेनियस जो टॉपिक है वो पढ़ाने वाला हूँ मैं, ठीक है। उसके ऊपर में आप बिल्कुल वो रखो, यकीन रखो। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर के पास यकीन रख के जाते हो कि डॉक्टर ने जो गोली दी है उससे ठीक हो जाओगे। हो सकता है ना डॉक्टर आपको कुछ और भी खिला दे, ठीक है। गए थे यहाँ पर में दुबे जी गए थे, चौबे जी गए थे छब्बे जी बनने और दुबे जी बन के लौटे, ऐसा भी हो सकता है। जब डॉक्टर के पास जाते हो तो यकीन रख के जाते हो ना, तो मेरे ऊपर में भी रखो यकीन, ठीक है। मैं बराबर से क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या करवाना है वो मेरे ऊपर में है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है आपने। तो वो मिसलेनियस के अंदर में रखा हुआ है मैंने आपका पूरा का पूरा। मिसलेनियस की एक पूरी सीरीज चलेगी जिसके अंदर मैं पूरी की पूरी चीजें याद कराऊंगा आपको, उसको टेस्ट लेकर बार बार रिवीजन करा के पूरा का पूरा कराऊंगा आपको। तो आप लोगों ने हरियंक वंश यहाँ पर मैं लिखना भी स्टार्ट कर दिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ओके, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब विलीन किया था, कब मिलाया था अकबर ने? बताइए जल्दी से, अकबर ने कब मिला लिया था? ठीक है, रिवीजन इज द की। बताओ जल्दी से। सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैं इस सेशन को। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अकबर ने जो है बिहार और बंगाल के ऊपर में हमला करके 1575 में, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, 1575, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। अकबर ने अपने राज्य के अंदर में मिला लिया था। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पहला मुगल बादशाह कौन सा था जिसने बिहार और बंगाल के ऊपर में जीत हासिल की थी? पहला मुगल बादशाह जिसने बिहार और बंगाल को जीत लिया था, या बिहार को ही समझ लो जीत लिया था, तो वो था अकबर। ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ये भी बन सकता है कि नहीं बन सकता? क्वेश्चन हाथ ऊपर करके बताओ, बन सकता कि नहीं बन सकता कि पहला मुगल बादशाह कौन था जिसने बिहार को अपने राज्य के अंदर में मिला लिया था? ठीक है, बन सकता है ना आप लोगों का? तो ये आप लोगों का होगा फ्रेंड्स अकबर, ठीक है। और कब किया था? तो 1575 में, 1575 के अंदर में। ओके, अकबर कितनेवें नंबर से क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर क्या करोगे बताओ? अकबर वॉज द ब्लैंक मुगल एम्परर, कितनेवें नंबर का मुगल बादशाह था ये बताइए जी। बाबर का बेटा हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। तो अकबर जो है फ्रेंड्स याद रखना है 3rd नंबर का मुगल बादशाह था, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। 3rd नंबर का था। अकबर का जो बेटा था उसका नाम था जहांगीर, जहांगीर, ठीक है, जहांगीर, जिसको आप सलीम के नाम से भी जानते हो,
सलीम के नाम से भी जानते हो। और फिर इसका बेटा था शाहजहां, शाहजहान। इसको किस नाम से जाना जाता है, कोई बता सकता है? शाहजहां का नाम क्या था? देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। जल्दी जल्दी से जो है फ्रेंड्स अपने अपने रिस्पॉन्स देते रहेंगे ताकि मैं ऐसी मोटिवेशन के साथ में आपको पढ़ा दूं। आर्टिकल्स याद कराने में आर्टिकल्स काफी सारे सब में से करवा रहा था। अब आप लोगों के जो रिस्पॉन्स होते हैं ना, ठीक है, वो देखता हूँ मैं कि यार आप लोगों का लाइक एंड शेयर करने में आप लोग बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं, बहुत सारे लोग। इस वजह से मैं जो है थोड़ा सा वो हट जाता हूँ पीछे, क्योंकि काफी सारे लोग रहते हैं लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं देते अपना। जी हाँ, तो खुर्रम नाम था उसका, खुर्रम, खुर्रम, ये याद रखना आप लोगों ने, खुर्रम इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। फिर शाहजहां के बेटे का नाम था औरंगजेब। ये आपसे क्रोनोलॉजी पूछ ले तो क्रोनोलॉजी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। खुर्रम, ठीक है। अलबरूनी जी, आपके बीपीएससी के अंदर में ही क्वेश्चन आया था वो, और बीपीएससी का ही क्वेश्चन है और बीपीएससी ने उसको उद्ययन माना है। तो अब आपकी इच्छा है आप क्या लगाना चाहते हो, बीपीएससी ने ऑलरेडी उसको उद्ययन मान चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों का, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये नहीं रहा, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ये बताइए इसका आंसर। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में हुई थी। इस क्वेश्चन का आंसर करना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका। कर्नाटक के अंदर में चुनाव होकर उठे हैं। कितने लोगों को पता है कि दानिश सर की भविष्यवाणी सच हुई थी? दानिश सर ने भविष्यवाणी की थी कि कौन जो है वहां का सीएम बनेगा। की थी कि नहीं की थी? कि कौन सीएम बनेगा वहां का? सिद्धारमैया बनेंगे। बनने के पहले ही बता दिया था आप लोगों को, हाथ ऊपर करके बता दीजिए। बता दिया था ना आप लोगों को मैंने, ठीक है। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया। और आप लोगों को याद होगा फ्रेंड्स कि अब क्या हुआ है, ठीक है, सिद्धारमैया सीएम बने हैं, डीके शिव कुमार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं, इतने सारे लोगों के अंदर में। सिंपल सी बात, जो भविष्यवाणी की थी वो सही साबित हुई, क्योंकि वो सोच समझ के रिसर्च करके पूरा पढ़ के और उसी के बाद आपको बताया था मैंने। आप लोगों को याद भी होना चाहिए उस समय में। 52% लोगों ने आंसर किया, 53% लोगों ने अब तक आंसर किया। यहाँ पर में आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। प्लीज इसको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग टाइप करेंगे कर्नाटक असेंबली की सीट कितनी है। मेरे को एक चीज बताओ आप लोग की, इसमें से कांग्रेस ने कितनी सीट जीती और बीजेपी ने कितनी सीट जीती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, बताइए जल्दी से। प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग। इसके अंदर में जो कांग्रेस है, ठीक है, कांग्रेस, इस पार्टी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को जो है 136 सीट्स मिली है इसमें से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना है, ठीक है। 136 सीटें जीती है उन्होंने, 136, तो 35 नहीं, 136 है। लास्ट में एक अपडेट हो गया था, 136 कर दिया था। 136 सीटें उन्होंने जीती थी। ये कर्नाटक की कौन से नंबर की असेंबली का चुनाव था? कौन से नंबर का चुनाव था ये? कौन से नंबर का चुनाव था? पूछ सकते कि नहीं पूछ सकते? हाँ या ना में जवाब दो पहले तो। कौन से नंबर का चुनाव था? जैसे बिहार में 17वें नंबर की असेंबली चल रही है, ये पूछ सकते आप लोगों से, पूछ सकते ना, 17वें नंबर की असेंबली चल रही है बिहार में, तो वैसे ही कर्नाटक में कौन से नंबर की असेंबली का चुनाव हुआ ये भी पूछा जा सकता है, हाँ या ना। तो बताओ जल्दी से, कौन से नंबर की असेंबली का चुनाव हुआ है? तो फ्रेंड्स आप लोगों ने ये याद रखना है कि यहाँ पर में ये 16वें नंबर की असेंबली का चुनाव था, 16th नंबर की। सभी लोग लिखेंगे कर्नाटक में 16वें नंबर की असेंबली का चुनाव हुआ था यहाँ पर में, ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। तो कांग्रेस को 136 सीटें मिली है, टोटल सीटें 224 है वहां पर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। सिद्धारमैया जो है उसके क्या बने हैं? सिद्धारमैया, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, उसके चीफ मिनिस्टर बने हैं सिद्धारमैया, ठीक है, सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर बने हैं, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप सभी लोगों ने, ठीक है। जी हाँ, बिहार के अंदर में 17वें नंबर की विधानसभा चल रही है और कर्नाटक में 16वें नंबर की विधानसभा चल रही है अब के बाद में, अब जो चुनाव हुआ है उसके अंदर में, ठीक है, ये आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से ये पूछा जा सकता है, ठीक है, सभी को याद रहेगा। जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, जहां पर में भी अपने एक एक दोस्त के साथ में भी आप लोगों ने शेयर कर दिया फ्रेंड्स, तो यहाँ पर में मुझे लगेगा कि हाँ, मेरी मेहनत जो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, जो आप लोगों को दे रहा हूँ यहाँ पर में, वो सफल हो रहा है। एक एक बच्चे ने भी अगर शेयर कर दिया तो, जितने लोग देख रहे हैं सारे के सारे लोग जहां शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे अपने इसके ऊपर में लगा दीजिए अपने जो आपका यूट्यूब का स्टेटस होता है या टेलीग्राम, पता नहीं कहाँ